इस वीडियो में मैं आयरन मैन मूवी को बहुत ही सरल भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू की पहली मूवी है। ये मूवी एक सेकेंड भी आपको बोर नहीं करेगी और इसलिए मैं इस एक्सप्लेनेशन को भी इंटरेस्टिंग रखने की कोशिश करूंगा। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू इट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि टोनी स्टार्क, जो कि इस मूवी का लीड कैरेक्टर है, वो अफगानिस्तान आया था अमेरिकन मिलिट्री फोर्स को अपने बनाए नए मिसाइल का डेमो दिखाने के लिए। अब ऐसा क्यों, कैसे, किस लिए और आखिर ये टोनी स्टार्क है कौन, ये सब आपको आगे पता चलेगा एक फ्लैशबैक के दौरान। फिलहाल तो ये जनाब अपने डेमो के बाद इन मिलिट्री सोल्जर्स के साथ कहीं जा रहे हैं, लेकिन तभी इन पर हमला हो जाता है। एक एक करके सभी सोल्जर्स मर जाते हैं और टोनी जैसे तैसे कार से बाहर निकलकर बचने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ एक मिसाइल आ गिरती है और अफसोस वो उसी की कंपनी यानी स्टार्क इंडस्ट्रीज की होती है और वो ब्लास्ट हो जाती है। इस ब्लास्ट में टोनी इंजर्ड होकर साइड में गिर जाता है। फिर दिखता है उसे किसी ने बंदी बना लिया है। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है, ज़्यादा नहीं, इस घटना से 36 घंटे पहले, और दिखता है एक फंक्शन चल रहा है और स्टार्क इंडस्ट्रीज ने अपने एडवांस वेपन्स यानी हथियारों को बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। हाँ, तो टोनी स्टार्क हॉवर्ड स्टार्क के बेटे हैं और वो एक वेपन डेवलपर थे जिन्होंने इस स्टार्क इंडस्ट्री को अपने बेस्ट फ्रेंड ओबडाया स्टेन के साथ मिलकर बनाया था। टोनी बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था। उसने 4 साल की उम्र में अपना पहला सर्किट बोर्ड बनाया था। बोर मत होना, आगे सुनिए तो सही टोनी की इंटेलिजेंस की गाथा। ओके, तो टोनी ने 6 साल की उम्र में अपना इंजन बनाया था और 17 साल की उम्र में MIT ग्रेजुएट हो गया था और उसने एक रोबोट भी बनाया था। फिर एक न्यूज़पेपर में दिखता है कि हॉवर्ड स्टार्क और उनकी वाइफ का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसके बाद हॉवर्ड स्टार्क के फ्रेंड ओबडाया ने स्टार्क इंडस्ट्रीज को संभाला, लेकिन फिर टोनी ने अपने 21 साल की उम्र में स्टार्क इंडस्ट्री में कदम रखा और स्टार्क इंडस्ट्रीज में आके अपने इंटेलिजेंसी के साथ बहुत सारे एडवांस वेपन्स और टेक्नोलॉजी बनाकर कंपनी को बहुत सक्सेसफुल बनाया और अमेरिका को बहुत पावरफुल। इस सब इंट्रो के बाद ये जेम्स रोड है, टोनी स्टार्क का बहुत ही करीबी दोस्त और उससे भी इम्पोर्टेंट एक मिलिट्री ऑफिसर, अच्छे खासे पोस्ट का, यानी लेफ्टिनेंट कॉलोनल। जो भी है, अगर इंटरेस्ट हो तो गूगल कर लेना। ओके, तो ये टोनी को अवार्ड लेने के लिए स्टेज पे बुलाता है, लेकिन टोनी तो नहीं आता, लेकिन ये ओबडाया आ जाता है वो अवार्ड लेने, क्योंकि उसके हिसाब से टोनी बहुत बिजी रहता है अपने काम में, इसलिए इस फंक्शन में भी नहीं आ पाया। सो उसके बदले वो अवार्ड ले लेता है। लेकिन फिर दिखता है कि टोनी स्टार्क तो एक कैसीनो में खेल रहा है। तभी रोडी वहाँ आता है और कहता है, तुम अवार्ड लेने के बजाय यहाँ खेल रहे हो। तभी टोनी कहता है, थैंक यू फॉर द अवार्ड, लेकिन उसके घर में ये अवार्ड रखने के लिए जगह नहीं है। अच्छा, वेट, ये जो बंदा है वो भी टोनी का अच्छा फ्रेंड है। इसका नाम है हैप्पी। आगे मूवी में बहुत बार दिखने वाला है ये। और फिर वो वहाँ से बाहर आता है। बाहर उससे एक न्यूज़ रिपोर्टर कुछ क्वेश्चंस पूछती है, लाइक वो ऐसे जानलेवा हथियार क्यों बनाता है और उसकी वजह से बहुत सारे हमले एंड ऑल, मीन्स तबाही मचती है। इसके बदले टोनी जवाब देता है कि अगर एडवांस वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी अगर उनके पास नहीं होगी तो कभी अगर वर्ल्ड वार छिड़ गया तो अमेरिका को कोई नहीं बचा पाएगा। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर कभी ऐसा हुआ कि वर्ल्ड वार कभी ना छिड़े तो वो इस कंपनी को बंद करके कोई दूसरा काम कर लेगा और ऐसा कभी होने नहीं वाला। बस रिपोर्टर तो टोनी के रिप्लाई से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और दोनों एक रात साथ बिताते हैं। बहुत तेज हो रहा है। सही सोच रहे हो। और अगली सुबह टोनी अपने काम में मस्त मगन है और उसकी पर्सनल असिस्टेंट पेपर पॉट्स उसके शेड्यूल के बारे में उससे बता रही है। फिर वो वहाँ से अपने पर्सनल प्लेन से वही अफगानिस्तान चला जाता है मिलिट्री को अपने बनाए नए मिसाइल जेरिको का डेमो दिखाने के लिए। अब आपको समझ आ ही गया होगा सब, है ना। फिर वही डेमो के बाद वो कार से जाते हैं और उन पे हमला हो जाता है और टोनी को कुछ लोग बंदी बनाकर ले जाते हैं। फिर दिखता है कि उस पर कोई ऑपरेशन कर रहा है। फिर जब टोनी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक केव में बिस्तर पर लेटा पाता है और उसके छाती पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया है। ये इंसान है एक डॉक्टर जिन्होंने टोनी का ऑपरेशन किया। उसे बताते हैं कि जब मिसाइल फटी तब मिसाइल के कुछ टुकड़े उसके छाती के अंदर चले गए थे। वो कुछ टुकड़े निकालने में कामयाब रहे, लेकिन सारे नहीं निकाल पाए, इसलिए उन्होंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेट उसकी छाती पर लगाया है, जिससे कि वो मैग्नेट उन बचे टुकड़ों को उसके दिल तक ना पहुंचने दे, नहीं तो टोनी मर जाएगा।
फिर वहाँ वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने टोनी और येंसन को बंदी बनाया है और कहते हैं कि टोनी उनके लिए वो जेरिको मिसाइल बनाए, लेकिन टोनी मना कर देता है। फिर वो टोनी को टॉर्चर करते हैं और उसे केव से बाहर ले आते हैं। टोनी देखता है कि उसकी कंपनी द्वारा बनाए बहुत सारे वेपन्स यानी हथियार उनके पास है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब इनके पास आया कैसे। फिर वो आदमी टोनी से कहता है कि जेरिको मिसाइल बनाने के लिए उसे जो जो चाहिए होगा सब उनके पास मौजूद है। सो टोनी उसे वो मिसाइल बना के दे तो वो टोनी और येंसन को छोड़ देंगे। लेकिन टोनी और येंसन दोनों को ही पता था कि ये लोग अपने वादे के पक्के नहीं हैं, यानी ये उन्हें टोनी अगर मिसाइल बना के दे तब भी नहीं छोड़ने वाले। फिर अंदर केव में टोनी और येंसन मिलकर पहले आर्क रिएक्टर बनाते हैं, क्योंकि टोनी को वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ कार की बैटरी लेकर घूमना पड़ रहा था और इसकी एनर्जी टोनी को जिंदा रखने के लायक भी नहीं थी। इसलिए द ग्रेट टोनी स्टार्क अपने लिए आर्क रिएक्टर बनाता है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। फिर वो दोनों मिलकर एक आर्मर बनाते हैं। पूरा प्लान और एग्जीक्यूशन तो टोनी ने ही किया, येंसन सिर्फ हाथ बटा रहा था। ये आर्मर बनाते वक्त उन पे ये लोग नज़र भी रख रहे थे, लेकिन इन्हें तो लग रहा था कि केव में वो लोग जेरिको मिसाइल ही बना रहे हैं, लेकिन अंदर तो कुछ अलग ही कांड चल रहा था। लेकिन फिर उन्हें शक हो जाता है और वो लोग उन्हें मारने आते हैं। तब ये आर्मर चार्ज हो रहा था, इसलिए टोनी को और थोड़ा टाइम मिले, इसलिए येंसन उनका ध्यान बटाने चला जाता है। आर्मर फुल्ली चार्ज हो जाता है और टोनी अपना जलवा दिखाता है। ओ भाई, क्या सूट बनाया है भाई ने, मतलब देख के मजा आया। हाँ, फिर आगे जाके दिखता है कि येंसन मारा गया। अब गुस्से में टोनी केव से बाहर आता है और सब कुछ जला देता है। उस पर बहुत ज़्यादा हमला होने लगता है, लेकिन टोनी सबको मार देता है और वहाँ अपने सारे हथियारों को तबाह कर देता है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर टोनी वहाँ से भाग जाता है और दूर एक रेगिस्तान में जा गिरता है। फिर वहाँ उसे बचाने उसका फ्रेंड रोडी आता है अपने फोर्स के साथ और टोनी को ले जाता है। फिर दिखता है पेपर पॉट्स और हैप्पी उसे रिसीव करने आए हैं। फिर पेपर पॉट्स कहती है पहले हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन टोनी कहता है बैठक बैठाने, उसे बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। और टोनी हैप्पी से सबसे पहले चीज़ बर्गर लाने कहता है, क्योंकि कई महीनों तक वो उस केव में था और उसने कुछ अच्छा नहीं खाया इसलिए। फिर वो कॉन्फ्रेंस में जाता है और वहाँ कहता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब वेपन्स नहीं बनाएगी, क्योंकि इन हथियारों से बहुत सारे गैर कानूनी काम हो रहे हैं। ये सुन के ओबडाया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और टोनी बहुत थक गया है, उसे आराम की ज़रूरत है, ऐसा कह के उसे वहाँ से ले जाता है और दोनों के बीच बातचीत होती है। और ओबडाया कहता है कि इस कंपनी को उसके पिता हॉवर्ड और उसने यानी ओबडाया ने मिलकर बहुत मेहनत से खड़ी की है और वो इसे बंद करने की बात कर रहा है। फिर उनके बीच थोड़ा झगड़ा होता है। फिर वो टोनी को शांत करता है और उसे शांत ही रहने कहता है, बाकी वो सब संभाल लेगा। फिर दिखता है कि टोनी पेपर को बुलाता है और उसकी मदद से केव में बनाए आर्क रिएक्टर को बदल के अपने लैब में बनाए आर्क रिएक्टर को अपने चेस्ट पे लगाता है। पेपर कहती है कि फिर कभी वो उससे ऐसा काम ना करवाए, क्योंकि ये करते वक्त पेपर बहुत ही डर गई थी, क्योंकि थोड़ी सी भी ऊंच नीच टोनी की जान ले सकती थी। फिर टोनी कहता है उसके पास पेपर के अलावा और कोई नहीं है। फिर पेपर पूछती है कि इस पुराने आर्क रिएक्टर का क्या करना है, तो टोनी कहता है फेंक देने, लेकिन पेपर उस आर्क रिएक्टर को अपने साथ ले जाती हैं। फिर दिखता है टोनी अपने लैब में उसने जो केव में सूट बनाया था उसके डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन कर रहा है और उधर जिन्होंने टोनी को बंदी बनाया था उन्हें रेगिस्तान से टोनी के टूटे फूटे सूट को खोज लिया है। फिर दिखता है टोनी अपने लैब में सूट को बना रहा है और थोड़े टेस्ट करता है। पहला तो फेल हो जाता है, फिर सेकंड टेस्ट में पास हो जाता है, लेकिन अभी सूट पूरा नहीं बना है। तभी वहाँ पेपर आती है और कहती है ओबडाया उसे मिलने आया है। वो बताता है कि टोनी के अनाउंसमेंट से कोई भी खुश नहीं है और अभी कुछ बंद भी नहीं हुआ है, तब भी उनके कंपनी की पोजीशन डाउन हो रही है और नुकसान हो रहा है। फिर टोनी कहता है उसके हिसाब से सब सही हो रहा है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ओबडाया उसे रोकता है और उसके बनाए आर्क रिएक्टर को उसके इंजीनियर्स को एनालाइज करने दे ऐसी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन टोनी मना कर देता है और चला जाता है और अपना सूट बनाने में लग जाता है और इस बार बहुत सारे ट्राइज एंड कॉम्बिनेशंस मिला के सूट को रेडी करता है और अपने सूट के साथ पहली उड़ान भरता है।
उसे बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन भाई मान गई, ये जनाब तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब टोनी बहुत ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसका सूट जमने लगता है और पावर कट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे आते आते पावर वापस आ जाता है और वो वापस अपने घर आ जाता है और परफेक्ट लैंडिंग करता है। फिर घर में उसे पेपर का एक गिफ्ट मिलता है जिसमें उसने टोनी के पुराने आर्क रिएक्टर को एक बॉक्स में सजा कर दिया है, एक शोपीस जैसे। फिर उससे न्यूज़ में दिखता है कि एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है स्टार्क इंडस्ट्रीज़ को लेके और टोनी इनवाइटेड नहीं है। फिर वह अपने सूट को कलर करने रखता है और उस कॉन्फ्रेंस में चला जाता है। फिर टोनी वहाँ पेपर से मिलता है और दोनों डांस करते हैं और यही पहली बार टोनी को रियलाइज़ होता है कि वो पेपर से प्यार करता है। फिर बाहर आने के बाद टोनी को वो रिपोर्टर फिर मिलती है जिसने स्टार्टिंग में टोनी का इंटरव्यू लिया था और कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें गुलमिर देश में हमला हुए दिखता है और वहाँ स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार मौजूद हैं। इसके बारे में टोनी ओबडाया से बात करता है लेकिन वो उसे टाल देता है। टोनी को उस पर शक होता है। फिर वापस घर जाके वो न्यूज़ पे गुलमिर में हुए हमले को देखता है और अपने सूट से वहाँ चला जाता है सबको बचाने के लिए और सबको बचा भी लेता है। फिर वहाँ के सारे स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के हथियारों को तबाह कर देता है। लेकिन वापस घर जाते वक्त मिलिट्री के रडार पर वो डिटेक्ट हो गया और मिलिट्री वालों ने उसे ख़त्म करने के लिए अपने फोर्स भी भेज दिए क्योंकि उन्हें अभी मालूम नहीं है कि वो टोनी स्टार्क है और ऐसे गवर्नमेंट के परमिशन के बिना हवा में ऐसे कोई भी नहीं उड़ सकता इसलिए। फिर टोनी रोडी को फ़ोन करके बताता है कि ये उड़ती हुई चीज़ और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। फिर सब ठीक हो जाता है। फिर दिखता है कि ओबडाया उस आदमी के पास जाता है जिसने टोनी को बंदी बनाया था और उसे उसको मिले सूट को देने बोलता है। इसके बदले वो आदमी उसे ऐसे बहुत सारे आयरन के सोल्जर्स उसे देने कहता है। ओबडाया के पास एक पैरालाइज करने की मशीन थी, उससे वो उसको पैरालाइज करता है और उसके सभी साथियों को मार देता है और वो सूट लेके चला जाता है। फिर दिखता है टोनी पेपर को स्टार्क इंडस्ट्रीज के डेटाबेस को ओबडाया के कंप्यूटर से एक पेन ड्राइव में डाल के लाने बोलता है ताकि उसे स्टार्क इंडस्ट्रीज में चल रहे सारे गैरकानूनी कामों के बारे में पता चले। पेपर ओबडाया के ऑफिस में जाती है टोनी के ऑर्डर्स मानकर, लेकिन वहाँ ओबडाया आ जाता है लेकिन पेपर उसे बातों में उलझाए रखती है। तब तक वो पेन ड्राइव में सब डाउनलोड कर रही थी। इसी में पेपर को पता चलता है कि ओबडाया ने ही टोनी को किडनैप करवाया था और उसे मारने भी कहा था। उसका डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है और वो चालाकी से पेन ड्राइव निकाल कर वहाँ से चली जाती हैं। ओबडाया को पता चलता है कि पेपर उसके डेटाबेस को डाउनलोड करके ले गई हैं और पेपर वहाँ से एजेंट कोल्सन जो एक शील्ड का एजेंट है उसे ले जाती है। शील्ड क्या है वो आगे आपको पता चल जाएगा। गुस्से में ओबडाया अपने लैब में जाता है और अपने इंजीनियर से पूछता है कि उस सूट पर का काम हुआ या नहीं। तो वो लोग कहते हैं कि इस सूट को पावर देने के लिए छोटा आर्क रिएक्टर नहीं बनाया जा सकता है, ये इम्पॉसिबल है। इस पे वो उन पे चिल्लाता है और कहता है टोनी ने केव में कबाड़ से आर्क रिएक्टर बना लिया था और तुम लोगों से लैब में नहीं बन रहा। फिर वो कहता है वो टोनी स्टार्क नहीं है। फिर दिखता है कि टोनी को पेपर का फ़ोन आता है। वो उसे बताना चाहती थी ओबडाया के इरादों के बारे में, लेकिन तभी वह ओबडाया आता है और टोनी को पैरालाइज कर देता है और उसके चेस्ट से उसका आर्क रिएक्टर ले जाता है। टोनी फिर जैसे तैसे करके अपने लैब में जाता है क्योंकि उस आर्क रिएक्टर के बिना उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है, क्योंकि अरे आपको बताया था ना। फिर लैब में वो पेपर के दिए गिफ्ट वाले आर्क रिएक्टर को पहनता है। यहाँ वो पेपर की वजह से बचा क्योंकि उसने तो इस आर्क रिएक्टर को फेंक देने बोला था, लेकिन पेपर ने उसे सजाकर गिफ्ट दिया था उसको। ओके, फिर पेपर दिखती है एजेंट कोल्सन और बाकी एजेंट्स के साथ ओबडाया को अरेस्ट करने जा रही है और वो रोडी को भी इन्फॉर्म कर देती है। फिर रोडी टोनी के घर जाता है तो उसे टोनी नीचे गिरा मिलता है। वो उसकी हेल्प करता है उठने में और वो सूट पहन के चला जाता है ओबडाया को रोकने। उधर दिखता है कि पेपर बाकी एजेंट के साथ ओबडाया के लैब में पहुंच गई है, लेकिन ओबडाया ने अपने सूट को स्टार्ट कर लिया है और वहाँ सब पे हमला कर रहा है। तभी वहाँ टोनी आता है अपने सूट में और वहाँ दोनों के बीच बहुत ही अच्छी खासी फाइट होती है। टोनी उसे बहुत ऊपर ले जाता है क्योंकि उसे जमने वाली प्रॉब्लम के बारे में पता है, लेकिन ओबडाया को नहीं। इसलिए इसका फ़ायदा उठाकर वो उसे बहुत ऊपर ले जाता है और ओबडाया का सूट जम जाता है और वो नीचे गिर जाता है। टोनी के सूट का भी पावर ख़त्म होने आया था, इसलिए वो भी धीरे धीरे नीचे गिरता हुआ नीचे आता है, लेकिन ओबडाया अभी मरा नहीं था।
इसलिए टोनी पेपर को अंदर जाके उस बड़े आर्क रिएक्टर का पावर बढ़ाने कहता है और उसके कहने पर एग्जीक्यूट करने बोलता है। पेपर ऐसा ही करती है। फिर ज़्यादा पावर की वजह से ओबडाया का सूट तबाह हो जाता है और नीचे उस आर्क रिएक्टर में ही गिर जाता है और मर जाता है। जैसे तैसे करके टोनी वहाँ से बच जाता है। अब ये सब जो कांड हुआ इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना न्यूज़ वालों को और दुनिया को। सो कोल्सन, रोडी और पेपर मिलके उस घटना की खोटी स्टेटमेंट तैयार करते हैं, लाइक टोनी कहीं घूमने गया था इस घटना के दौरान और ये तबाही एक एक्सीडेंट की वजह से हुई वगैरह वगैरह। और टोनी को प्रेस के सामने जैसे प्लान है वैसे ही बोलने कहते हैं। लेकिन भाई टोनी किसकी सुनता है। प्रेस के सामने जाके थोड़ी कार्ड पे लिखी बातें बोलता है, फिर थोड़ी देर चुप रहता है और डिक्लेयर कर देता है कि I am Iron Man. और बस यही मूवी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वेट, अभी पोस्ट क्रेडिट बाकी हैं। पोस्ट क्रेडिट में दिखता है कि टोनी वापस घर आता है और उससे मिलने निक फ्यूरी आए हैं जो शील्ड के डायरेक्टर हैं और टोनी से कहते हैं कि वो अकेला सुपर हीरो नहीं है इस दुनिया में और वो एवेंजर्स इनिशिएटिव के संदर्भ में उससे बात करना चाहते हैं। और अब मूवी यही ख़त्म हो जाती है और इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन भी। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बिंज हंट को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि सीरीज़ तो अभी स्टार्ट ही हुई है, अभी बहुत दूर जाना है। मैं मिलूँगा आपसे फिर एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।